Hello everyone. In previous video we have already discussed about the disadvantages and various comparison among various types of public sector enterprises. Okay. In this video I'm going to tell you the changing role of public sector. पब्लिक सेक्टर में का जो रोल है वो किस तरीके से चेंज हुआ या फिर चेंज हो रहा है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल I've already told you what is पब्लिक सेक्टर है ना. पब्लिक सेक्टर को हम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं. तो आप सभी को पता है पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट जो भी अंडरटेकिंग्स होती हैं वो कहलाती हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं. ठीक है. उन चेंजेस को हम आज डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडिया इज़ अंडरगोइंग अ ड्रास्टिक चेंज के से वो गुजर रही है. कैसे? सिंस रिसेंट ईयर्स. अभी कुछ समय से वो एक ड्रास्टिक चेंज आया है उनमें. ठीक है. द पब्लिक सेक्टर विच एक्सपीरियंस्ड ग्रेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ फ्रॉम 1948 टू 1990. 1948 से 1990 के बीच बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं पब्लिक सेक्टर में. ग्रोथ हुआ है और एक्सपेंशन हुआ है. ठीक है. ग्रोथ हुआ, एक्सपेंशन हुआ है. ग्रेट एक्सपेंशन का मतलब होता है वो एक्सपेंड हुई है, वो फैली है. ग्रोथ यानी कि उन्होंने बहुत सक्सेस हासिल की है. ठीक है. इज़ नाउ ऑन कॉन्ट्रैक्शन पाथ. इट इज़ नाउ वाइडली रियलाइज्ड एंड एक्सेप्टेड दैट द रोल ऑफ गवर्नमेंट is to govern the country, to ensure efficient political administration and effective internal as well as external security of the country, than to actively involve in commercial and industrial undertaking. It is very well known that in country the role of government is to ensure the efficient political administration and effective internal or external security. But if government is involved in commercial and industrial undertakings, it means that they can do their best. Okay. तो अगर गवर्नमेंट कमर्शियल और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स में भी अपना इन्वॉल्व हो रही है तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रोथ और एक्सपेंशन किया. ठीक है. तो हमारी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो हैं वो भी एक्सपेंड हो रही हैं और वो ग्रोथ कर रही हैं. चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर विल बी क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रेंड्स. और किस तरीके से चेंज हुआ है ये आपको आगे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इससे क्लियर हो जाएगा. ठीक है. इन इंडस्ट्रियल पॉलिसी इन इंडिया 1956 emphasizes has led on rapid industrial development and due importance was given to the role of public sector for the same. जब इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 हमारी डेवलप हुई, बनी, तो क्या हुआ, उन्होंने किस चीज़ पे एम्फसाइज़ किया? टू लेड रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. उन्होंने रैपिड इंडस्ट्रियल यानी कि बहुत फास्ट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस किया. ठीक है. जिससे क्या हुआ कि हमारे पब्लिक सेक्टर को क्या हो गया, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्रोवाइड कर दिया गया. ठीक है. फॉर दिस पर्पज़ 17 इंडस्ट्रीज़ वर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर. और जब ये इस तरह का जब एक नया ऑफ़र आया तो हमारे यहाँ 17 इंडस्ट्रीज़ जो थी, 17 इंडस्ट्रीज़ जो थी वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व कर ली गई. अप टिल 1991 नो लाइसेंस वॉज इशूड टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स टू सेट अप इंडस्ट्रीज़ इन द रिजर्व सेक्टर. जब 1991 तक किसी भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को इंडस्ट्री सेटअप करने का लाइसेंस प्रोवाइड नहीं कराया गया. अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 the central government reduced the list of industries reserved for the public from 17 to 8. उसके बाद फिर 1991 के बाद कुछ चेंज आया और उसके बाद फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी जिसमें 70 से हटाकर 8 कर दिया गया पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ को. ठीक है. In 1993 the list was given curtail up to 3. उसके बाद फिर क्या हुआ 1993 में, वो लिस्ट जो है वो 8 से चेंज होकर फिर 3 में पहुंच गई. इन दिस वे ओनली 3 इंडस्ट्रीज़ आर रिजर्व्ड फॉर पब्लिक सेक्टर. उसके बाद फिर यही चेंज आया. उसके बाद फिर क्या हुआ कि पब्लिक सेक्टर में सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज़ बची थी. कौन कौन सी? एटॉमिक पावर इंडस्ट्री, रेल ट्रांसपोर्ट और स्ट्रेटेजिक या फिर डिफेंस या फिर आर्म और एम्यूनिशन. डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली जो कंपनीज थी हमारी
इंडस्ट्रीज़ थी वो बची, रेल ट्रांसपोर्टेशन वाली इंडस्ट्रीज़ बची और एटॉमिक पावर वाली इंडस्ट्रीज़ बची, जो कि हमारे लिए नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, तो उन इंडस्ट्रीज़ को बचाना ज़रूरी था, इसीलिए वो बची। ठीक है। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट वुड बी रजिस्टर्ड to priority area only such as strategic or defense, high-tech and essential infrastructure industries. The board of directors of public sector undertakings have been delegated created autonomy and so as to make them more efficient, responsible and कॉम्पिटिटिव। क्या हुआ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या किया गया, उनको अच्छे से काम सौंपा गया, काम बांटा गया, उससे क्या हुआ कि वर्क जो है वो और ज़्यादा इफिशिएंटली और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ होने लग गया। ग्रेटर स्ट्रेस इज लेड ऑन द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड टू पब्लिक एंटरप्राइजेज। द गवर्नमेंट हैज़ अडॉप्टेड द सिस्टम ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसके बाद क्या हुआ कि कुछ और इम्प्रूवमेंट्स आए हमारे यहाँ। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नाम का एक सिस्टम अडॉप्ट किया गया, MOU कहते हैं हम जिसे। अंडर दिस सिस्टम द गवर्नमेंट लेज डाउन परफॉर्मेंस टारगेट फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक एंटरप्राइज एंड प्रोवाइड्स ग्रेटर ऑटोनॉमी टू होल्ड द मैनेजमेंट अकाउंटेबल फॉर द परफॉर्मेंस। इससे क्या हुआ कि जब इससे हमने अपनाया तो हमारे पास ये अच्छा हो गया कि हम लोग जो वर्क है उसको बांट कर काम कर सकते थे, है ना। तो जब क्योंकि हम वर्क को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करके अलग अलग लोगों से करवाते थे और मैनेजमेंट जो था वो हमारा ज़्यादा अकाउंटेबल और ज़्यादा इजी हो गया था, तो हम अपने रिजल्ट को क्या कर सकते थे, आसानी से पा सकते थे। नंबर 5, the privatization of some public enterprises have been affected by government to raise resources and also to hand over their management to private sector. Privatization is affected through disinvestment of share and public enterprises. For instance, the government has sold 25% share of VSNL, है ना, विदेश संचार निगम लिमिटेड टू द टाटा ग्रुप। क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन उसके बाद फिर आया। प्राइवेटाइजेशन होने के बाद क्या हो गया कि हमारे पास के जो 25% शेयर्स जो हमारे BSNL के थे, यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड, है ना, जिसको आप BSNL बोलते हो, वो जो हमारा गवर्नमेंट संचार निगम था या फिर हमारा जो गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सिस्टम था जो हमारे यहाँ गवर्नमेंट का था, उसको क्या कर दिया गया, टाटा ग्रुप को सेल कर दिया गया। प्राइवेटाइजेशन उसके बाद हुआ। प्राइवेटाइजेशन में बहुत सारा जो हमारा पब्लिक सेक्टर का जो पब्लिक सेक्टर की जो असेट्स थी या फिर संपत्ति थी या फिर जो भी इंडस्ट्रीज कंपनीज जो चलती थी उनको प्राइवेट कर दिया गया, तो वो प्राइवेट कंपनीज को बेच दिया गया। उसके बाद फिर प्राइवेटाइजेशन के बाद लिबरलाइजेशन हुआ। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन प्रोसेस में क्या हुआ, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ स्टार्टेड टू फॉलोइंग रिफॉर्म्स इन पब्लिक सेक्टर। क्या हुआ कि लिबरलाइजेशन को उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया। टू ब्रिंग डाउन द गवर्नमेंट इक्विटी शेयर इन ऑल नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक एंटरप्रेन्योर्स in 26% और इवन लो दिस ट्वीट। उसके बाद फिर लिबरलाइजेशन की तरफ गवर्नमेंट का फोकस हुआ, जिसमें उन्होंने क्या किया कि हमारे जो इक्विटी शेयर्स होते थे वो और जो नॉन स्ट्रेटेजिक पब्लिक एंटरप्राइजेज जो हमारे थे उनके 26% शेयर्स जो थे उनको लो कर दिया गया। ठीक है, उनका रेट जो है 26% कम कर दिया गया। उसके बाद सेकंड में क्या था, टू रीस्ट्रक्चर एंड रिवाइव पोटेंशियली वायलेबल पब्लिक एंटरप्राइजेज। उसके बाद फिर जो हमारी ऐसी पब्लिक एंटरप्राइजेज थी जो वापस से जीवित हो सकती थी उनको क्या किया हमने, वापस से उनको स्टार्ट किया, और जो नहीं हो सकती थी, जो सिक पब्लिक अंडरटेकिंग्स थी, उनको बंद कर दिया गया, और क्योंकि वो रिवाइव नहीं कराई जा सकती थी, उसको दोबारा जीवित नहीं किया जा सकता था। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द वर्क एंड अदर एम्प्लॉयज़ ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग। इससे क्या हुआ कि पब्लिक अंडरटेकिंग के अंदर जो भी एम्प्लॉयज़ काम करते थे उनके जॉब्स को और उनकी जो उनका जो वर्क था उसे हम प्रोटेक्ट कर सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पब्लिक अंडरटेकिंग ख़त्म हो गया। पब्लिक अंडरटेकिंग, प्राइवेट अंडरटेकिंग हमने कम्प्लीटली पढ़ लिया है। अब हमारा ये नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ग्लोबल इंटरप्राइजेज और मल्टीनेशनल कंपनीज। ठीक है,
तो ग्लोबल एंटरप्राइजेज और मल्टीनेशनल कंपनीज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देती हूँ। ओके।